अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का एक जो सिफारती इमेज है दुनिया के सामने, पाकिस्तान की जब वक़्त जो है वो ऊपर जा रही होती है, उसी वक्त जो है वो दुश्मन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है कि पाकिस्तान का मोराल जो है वो कम किया जाए और दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक नेगेटिव इमेज जो है उसको लाया जाए। सो हमने देखा कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर जो है एक ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त बनती हुई हमें नज़र आ रही है। पाकिस्तान एक मरतबा फिर एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ पर अंदरूनी सलामती, इलाकाई सियासत और मौशी दबाव जो है वो एक दूसरे से हमें जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इसमें हमने देखा कि बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशत गर्दी, शोरश और बैरूनी मुदाखलत जो है वो उसका मरकज़ रहा है। वहाँ एक बार फिर हमलों में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता चंद माह की अगर हम बात करें तो उसके दौरान जो है वो दहशत गर्दी के जो हमले हुए हैं उसमें इजाफा जो है वो देखने में आया है। सो सिक्योरिटी एहलकारों की जो जानों का नजराना है वो भी पेश किया गया है। दहशत गर्दों के खिलाफ कई ऑपरेशंस किए गए हैं और जबकि रियासत ने जवाबन जो है मुतअद्दिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो है वो किए हैं, जिसमें दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को तोड़ा गया है, कई शिद्दत पसंदों को भी हलाक किया गया है। लेकिन सवाल आज भी वही का वही है कि जो बरसों पहले था, अगर हर बड़े ऑपरेशन के बाद भी ये कहा जाता है कि दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी गई है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद हमें वही नेटवर्क्स फिर से एक दफ़ा मुतहरिक होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी का मसला है या इसके पीछे सियासी जो खला है वो मौजूद है, जो मौशी महरूमियाँ हैं वो मौजूद हैं, गवर्नेंस के मसाइल मौजूद हैं, बैरूनी ताकतों की जो प्रॉक्सी जंग है वो भी इसमें कार फरमा है या नहीं है। ये सवाल जो है आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ती में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक दफ़ा फिर से सिफारतकारी और ताकत की कशमकश हमें नज़र आ रही है, जो कि अरूज पर नज़र आ रही है। अमान की सालिसी और बैकडोर मुज़ाकरात, जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद एतमाद का फुकदान अभी भी बरकरार है। अमेरिका नई पाबंदियाँ आयद कर रहा है, ईरान दबाव में मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है, जबकि खलीज में अमरीकी बहरी बेड़ों की मौजूदगी और ईरान की जवाबी तैयारियों ने इस खदशे को भी मज़ीद बढ़ा दिया है कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो क्या खित्ता एक दफ़ा फिर से बड़े तसद्दुम की तरफ बढ़ सकता है या नहीं। इन्हीं सवालात और इनका जवाब जानने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। और इन्हीं हालात में एक और अहम सेंसिटिव इशू है, वो ये है कि मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अंदरूनी मुल्क में नई लहर जो कि महंगाई की लहर जो है वो इस वक्त बरकरार है। आवाम की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफा जो है वो कर दिया गया है और ये इजाफा जो है वो सिर्फ पम्प्स तक महदूद नहीं बल्कि इसके असरा जो है वो घरों तक, सनत तक, हर शोबे तक जो है वो पहुँच चुके हैं। और अगर हम इस वक्त पाकिस्तान के आम आवाम की, आम शहरी की सूरत हाल देखें तो वो महंगाई के सताए हुए शदीद इस वक्त महंगाई की लहर में जो है वो मुब्तला हैं और इसमें जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो हर दिन के साथ जो है वो कम होने के बजाय इंक्रीज़ होती हैं। सो क्या पाकिस्तान बैकवर्ड सिक्योरिटी, सफाईकारी, मईशत, इन 3 बड़े महाजों को कामयाबी से संभाल सकता है? आज इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज के जो हमारे ज़बरदस्त से पैनलिस्ट मौजूद हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पैनल मौजूद है। आलम बरोही साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं। नायला चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार हैं। और मैं चारों को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों की कीमती वक्त का। नायला चौहान साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम यही जानेंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल और स्पेशली बलूचिस्तान की सूरत हाल है, यकीनी तौर पर ये जो अभी रिसेंटली हमने देखा कि फुल वीक में जो जो हैपनिंग्स हुई हैं, अगर हम उनकी सूरत हाल देखें और जो हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक 6 जुलाई से ऑनवर्ड एक पुलिस के ऊपर हमला, फिर उनको जिस तरह से शहीद किया गया, फिर उसके बाद हमने देखा कि 4 और 5 को बड़े वाक़यात, फिर 8 को आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर हमला। सो नायला साहबा, एक अरसे से हम यही बात करते हैं कि जो नेक्सस है ये यहाँ पर मौजूद हैं, इसके पीछे BLA का हाथ है, इसके पीछे जो भारत है उसका बराह रास्त हाथ है। लेकिन इसको रोकना कैसे पॉसिबल है? बड़े ऑपरेशंस भी कर चुके हैं, 12 ऑपरेशन हो रहे हैं। सो क्या समझती हैं कि इसका हल कैसे पॉसिबल है? बहुत शुक्रिया, ये बड़ा गंभीर सवाल है और इसका कोई एक सादा जवाब नहीं है। लेकिन आप इस किस्म के
मसले किसी मुल्क के लिए भी ये मसला, और ये आजकल मसला बहुत से ममालिक को दरपेश है, तो उसमें आप जो है एक होलिस्टिक पिक्चर लेते हैं। उसमें आप जो है, क्योंकि देखिए दुश्मन का क्या काम है, आपके यहाँ जो मार्जिनलाइज या डिस्कंट्रोल्ड एलिमेंट्स है उनके उन सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करें। बिल्कुल। आपका काम है कि आप उनकी डिस्कंटेंटमेंट को एड्रेस करें, उनको इनमें शमूलियत दें, उनको एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड बीइंग स्टेक होल्डर्स करें। तो तब आपकी जो काइनेटिक एक्टिविटी है वो सस्टेनेबल होती है। महज काइनेटिक एक्टिविटी से आप ये इस किस्म के नॉन कन्वेंशनल जो वॉरफेयर या असिमेट्रिक वॉरफेयर है उसको इस तरह एड्रेस नहीं कर सकते। सो negotiations, a holistic picture, addressing the people, उनकी जो रंजिशें हैं, उनके जो शिकवे हैं, उनको सिंसियरली एड्रेस करें, उनसे बात करें, ताकि दुश्मन उनकी रंजिशों को आपके खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है नादिर साहब, आपकी ये कहना है कि रूट कॉसेस को जो है वो देखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप मज़ीद जो है वो उस तरफ जा रहे हैं कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जो गले गुजारे हैं, उनको नहीं देखा जा रहा। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं? तो आप क्या एग्री करते हैं कि इस वक्त जो है वो सबसे ज़रूरी वहाँ की आवाम की जो महरूमियाँ हैं उनको देखने की ज़रूरत है? हालांकि हम देख रहे हैं कुछ अरसे से जो वहाँ पर जिस तरह से इस वक्त इदारे मौजूद हैं, जो इस वक्त रियासत मौजूद है, जो वो वहाँ पर जो अंदर से एक महरूमी वाला जो अंसर है उसको ख़त्म करने के लिए बेशबहा कोशिशें जो है वो की भी जा रही हैं। लेकिन सर फिर वही सवाल है कि रूट कॉसेस कौन सी हैं, कहाँ पे देखा जाए, उनको कैसे हाईलाइट किया जाए, आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपका सवाल है उसको एड्रेस करने के लिए, उसको जवाब तलाश करने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए तो आप 25 और प्रोग्राम कर लेंगे तो आपको कंक्लूसिव जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि जो प्रोग्राम ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये अब उन तमाम लिमिट्स से गुजर चुका है, जो लिमिट्स जो होती हैं आपकी बुनियादी तौर पे, जो आप जिस चीज को कहा जाता है, जो आपकी बातचीत से, महरूमियों से और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके एड्रेस करने से ताल्लुक रखती है। उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक फैमिली कराची से आई थी और वो वापस जा रही थी और रास्ता भूल के वो कोई एस्टे होके ट्रैक पे होके किसी जगह पर पहुंच गई, तो वहां जो दहशतगर्द बैठे हुए थे उन्होंने उस पूरी फैमिली को मार दिया, कराची की फैमिली। बिल्कुल। अब ये चीज ये इंडिकेट करती है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी, इस टाइम फ्रेमवर्क में मैं बात कर रहा हूँ, जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर हो रही है, जिसमें बलोची ही बलोची को मार रहा है। और आपने देखा कल ज़ियारत में जो कुछ हुआ, उसमें पुलिस स्टेशन पे जब अटैक हुआ तो कुछ लोगों को उन्होंने वहां शहीद किया, कुछ को अगवा करके ले गए। बिल्कुल। फिर आपको उनकी बॉडीज रिकवर करना पड़ी, और जो लेके गए थे वो भी बलोची थे, जो मारे गए वो भी बलोची है। तो जहां तक बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की इनएक्टिवनेस का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या हमारी अनअटेंटिवनेस का, हमारे केयरलेस और केयरलेस एटीट्यूड का एट द गवर्नमेंटल लेवल ताल्लुक है, वो तो बड़े अरसे से एग्जिस्ट कर रहा है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि उन तमाम चीजों को, अब आप अगर APK में चली जाएं, तमाम एजेंसीज में चली जाएं, तो जो इस्लामाबाद में आटा 5 रुपए मिलता है, उन एजेंसी के अंदर वो आटा जो है वो भी आपको 50 रुपए किलो मिलेगा। आप पंजाब के बहुत फॉर फ्लंग एरिया में चले जाएं, वहाँ भी आपको पानी नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी। आप सिंध के फॉर फ्लंग एरिया में चले जाएं, वहाँ पानी मिलता ही नहीं है। वहाँ पे अभी सिंध में एक जर्नलिस्ट है फलक शेर, उसके बच्चे को और उसकी नानी को उठा के ले गई है पुलिस नवाबशाह से एक गाड़ी को रोक के, और आज तक उसका मार्च से आज तक उसका पता ही नहीं चल रहा। तो ये जो चीजें हैं, आप जो राइडर जो चीजें हैं, ये तो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन ये जो एग्जिस्ट कर रही हैं, इनको जब अटेंटिव नहीं हुआ तो इनको एक्सप्लॉइट करके जिस स्टेज पे आप लेके आए हैं, वो स्टेज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी
और एक ग्रैंड वेस्टर्न एंड ग्रैंड जो डिजाइन है दुनिया का, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसमें रॉ भी शामिल है, जिसमें मोसाद भी शामिल है, जिसमें CIA भी शामिल है, बहुत सारे लोग शामिल है। वो तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर, जो एक तो बलूचिस्तान का प्रॉब्लम तो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है। आप एक सेकंड को सोचे, अगर गवादर फंक्शनल हो जाता है तो उसका फायदा किसको होता है? बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को होता है। उसका नुकसान किसको होता है या उसका इफेक्ट किसके आता है? वो UAE पे आता है या UAE की बंदरगाहों पे आता है, क्योंकि वो तो डीप वाटर बंदरगाहें नहीं है, बलूचिस्तान डीप वाटर पोर्ट है। तो उसका तो वो नहीं चाहते कि गवादर फंक्शनल हो। CPEC के ऊपर आपको अमेरिकन ने 12 रिजर्वेशन अपनी दिखाई है, इंडिया ने भी दिखाई है, तो वो भी नहीं चाहते कि CPEC किस तरह कंप्लीट हो। CPEC गवादर आपस में लिंक्ड है। बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी मिनरल पड़ी हैं, जिसको आपने कहा था कि अमेरिकन, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ चीज जो है ये बलूचिस्तान के लोगों की जो एक मेमोरी, वहां पे प्रॉब्लम्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप जाएं, आप ताफ्तान जाएं तो वहां पे आपको बिजली नहीं मिलेगी, वो बिजली ईरान से आती है। तो लोग कहते हैं कि यार हम ईरान से बिजली लेते हैं, और बहुत सारी जगहें स्मगलिंग है, वो स्मगलिंग जितनी इलीगल जारी है उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सके। उस स्मगलिंग के ऊपर जितने वडेरे हैं उनका राज है, उसका जो पैसा आता है वो दहशतगर्द तंजीमों में जाता है। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये एक नेशनल एंड ट्रांसनेशनल एक एजेंडा है जो बलूचिस्तान के अंदर प्ले किया जा रहा है। और अब वो जो दहशतगर्द ग्रुप है, जिसमें BLA हो या BRA हो, और उसके साथ साथ आप देखिए कि जब भारत जाके इसराइल के साथ खड़ा हो गया और इसराइल ने नरेंद्र मोदी को कहा कि तुम जाके अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को एक्टिवेट करो और उनको कहो कि वेस्टर्न सरहद में पाकिस्तान पे हमला कर दे, वो हुआ था या नहीं हुआ था? अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो तश्कीलें हैं वो अफगानिस्तान से आती है। अफगानिस्तान फुल्ली इन्वॉल्व है, भारत बहुत सारे पैसे फेंक रहा है, इसराइल बहुत सारे पैसे फेंक रहा है। तो ये नेशनल एंड ट्रांसनेशनल जो कॉम्बिनेशन है, जिसके जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इसलिए फैलाई जा रही है कि बहुत सारी वेस्टर्न पावर्स भी है और भारत भी है, और तो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती। अदरवाइज तो अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का बहुत बड़ा एहसान है। 40 लाख महाजरीन का जो बोझ आपने बर्दाश्त किया है, वो क्यों पाकिस्तान के खिलाफ गए? अब अफगानी जो पाकिस्तान के खिलाफ गए हैं, उनका उन महरूमियों से या उन डेप्रिवेशन से क्या ताल्लुक है? लेकिन वो बलोच लिबरेशन आर्मी, इसलिए कि वो एक ट्रांसनेशनल एजेंडा है जो आपके बॉर्डर से बाहर आपके दुश्मन आपको डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं। उसमें मुझे कोई शक नहीं है ये कहने में कि उसमें CIA भी पूरी इन्वॉल्व है, मोसाद भी पूरी इन्वॉल्व है। अगर हमने दुनिया के अमन के लिए काम किया है तो क्या अमेरिका की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पाकिस्तान के अमन के लिए काम करे? क्या रोज तक उन तक खबरें नहीं पहुंचती है कि पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी से वारदात हमारी चले? हमारी तो इनएक्टिवनेस है, हमारी गवर्नमेंट का। तो अब जो वजारत में जो कुछ हुआ है, वो जो मंगली डैम है, वो डैम तो बलूचिस्तान के लोगों के लिए बनाया जाता। वहां डिप्टी कमिश्नर विजिट पे गया हुआ था, उसका क्या लॉजिक बनता है कि वहां पे आप जाके वजारत के पुलिस स्टेशन पे हमला करें? तो ये जो दहशतगर्दी है, इसका एक नया फैसेट है। उसके अंदर बिल्कुल ये जरूरत समर की है कि काइनेटिक कम पॉलिटिकल कम डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है वो इनिशिएट करने चाहिए। बिल्कुल सर, जी सर, आपने बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया कि इसमें पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आने पुरोहित साहब, आपसे मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी नायरा साहिबा ये कह रही है कि वहाँ के अवाम की जो महरूमियाँ है उससे निकालना, फिर हम जो है मसाइल की तरफ आएंगे कि हमें ख़ुद आइडेंटिफाई करना चाहिए, ख़ुद सुनना चाहिए, ताकि बाकी लोग उन्हें यूज़ ना कर सकें उन महरूमियों के बलबूते पर। और पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स की जहाँ तक बात है, जिसे सर ने भी कहा, अभी ये जो अख्तर मैंगल साहब का एक हुआ था कि उन्होंने रिज़ाइन दिया और 78 लाख के करीब जो उनके अखराजात थे, उस हवाले से भी उन्होंने कुछ अदायगियाँ की हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर वो इस्तीफ़ा ना देते, वो अपनी सीट को ना छोड़ते, तो हो सकता था कि बैठ के इंगेजमेंट्स की जा सकती थी। क्या समझते हैं, पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स का फेलियर है और कितना ज़्यादा इसमें हम ये गैप देख रहे हैं, जिस वजह से आज तक जो है हम ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इसका कला कमा पॉसिबल नहीं हो रहा। आपके ख्याल में ये जो सर ने और मैडम ने चीज़ें हाईलाइट की हैं, इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? एग्री करते हैं आप? जी, मैं न सिर्फ
ना सिर्फ नायला से एग्री करता हूँ, बल्कि ब्रिगेडियर साहब ने जो एक किस्म का स्केच खींचा है वहाँ के हालात का, उससे भी मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ये कहूँगा कि बलूचिस्तान का जो मसला है वो आज का नहीं है, कल का नहीं। शायद आपको पता हो कि बलूचिस्तान में ये जो है चौथी बगावत है। सबसे पहले तो 1948 में जब बलूचिस्तान स्टेट को जबरदस्ती जो है पाकिस्तान में शामिल किया गया, जो भी कहें आप उसको, जबरदस्ती या हमारा ऑफिशियल स्टैंड उसके खिलाफ है, लेकिन ये बलोच कहते हैं कि जी वहाँ तो फौज ने घेराव किया और खान को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो बगावत पैदा हुई थी 54 में, क्योंकि जब यूनिट बनाने की कर रहे थे और किसी सूबे की हैसियत को तस्लीम नहीं कर रहे थे, तो मैं आपको याद दिला दूं, वार न सिर्फ बगावत हुई बल्कि काफी वक्त तक वो लड़ते रहे। और उसके बाद सुलह के नाम पे उनको पहाड़ों से नीचे बुला के नौरोज खान को, उसके 7 बेटों को और भतीजों को जो है गिरफ्तार करके सक्खर और हैदराबाद जेल में रखा गया और इनके 7 भतीजे और बेटों को फांसी दे दी गई। और नौरोज खान 84 के एज का था और दिल गिरफ्तार होकर वो जो है सक्खर जेल में या हैदराबाद जेल में वो वफात आ गए। तो वो एक पहला था। दूसरी बगावत शुरू हुई थी, मैं आपको बता दूं कि 1973 में जब भुट्टो साहब ने वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को खत्म की और वहाँ पे फौज पुशी की और इनके लीडरों को, नैब के लीडरों को, सीनियर इंक्लूडिंग बली खान और गौस बख्श जो अत्ताउल्लाह मेंगल और कैबल मरी, इनको सबको पकड़ के हैदराबाद में रखा और एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया उनको ट्राई करने के लिए। तो ये अपनी जगह पे, फिर जियाउल हक जब आए उन्होंने टेक ओवर किया तो इनको छोड़ दिया और फिर फौज भी वहां से विड्रॉ की। इस बार अब देखें कि 2006 में जो है अकबर भुट्टी का क्या मसला था। अकबर भुट्टी के साथ गुफ्तगू भी कर सकते थे और उसके साथ जो है वो सुलह की बात भी कर सकते थे, लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। उसके बाद ये चौथी बगावत चल पड़ी है। अब मैं आपको बता देखें, गवर्नमेंट ने जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी पॉलिटिकल लीडरों की, जिसमें सैयद मुशाहिद हुसैन भी थे और इस कमेटी का सरबराह चौधरी शुजात साहब थे। क्योंकि वो जमाने में काफ लीग जो है वो एक किस्म की किंग पार्टी थी, तो चौधरी साहब का बहुत असर रसूख था। अब उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसमें जो रिकमेंडेशंस किए, मुझे ये बताइए कि कौन सी ताकत थी, फॉरेन ताकत थी जिसने इन रिकमेंडेशंस पे अमल करने से हुकूमत पाकिस्तान को रोका। तो हम जो है अपनी इनकॉम्पिटेंस को या अपनी नाअहलियत को दूसरों के सर पे थोप देंगे। बिल्कुल नायला ने सही कहा कि हमारी रंजिश का फायदा हमारे दुश्मन उठा रहे हैं और फिर हमारे लोगों को यूज करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको हथियार देते हैं। वो आपके मुल्क के खिलाफ जो है एक किस्म की प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम हैं कि दूसरे इंटरनेशनल मसलों में जो है ना सुलह कराते फिर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ बैठ के हम बात नहीं करते। मैंने बताया कि इमरान खान ने एक दफा जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि जी मैं इनसे जो बलोच बागी हैं उनके साथ मैं रिकंसिलेशन करना चाहता हूं। तो मैंने फौरन एक आर्टिकल लिखा और उसमें मैंने 7 रिकमेंडेशन दे दी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप ये कदम उठा लें तो ये जो मसला है, ये जो रिबेलियन है, ये खुद ब खुद जो है अपनी मौत खुद मर जाएगी। लेकिन मुझे बताइए कि उसको कुछ करने भी नहीं दिया गया या खुद नहीं किया उसने। बहरहाल ये मसला चलता रहा। अब 2006 से लेके अभी तक 20 साल हो गए हैं। 20 साल की बगावत को आप इस तरह फरो नहीं कर सकते। अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जी बलोच को मार रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बलोच को मार रहा है और फिर थानों पे हमले हो रहे हैं। ये बताइए कि जहां जहां बगावत हुई है तो वो बागी क्या इस
किस्म की हरकत नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखें, यूके ने फिर भी आयरिश जो थे बागी, उनके साथ बैठ के बात की और अपना इसको पॉलिटिकल तरीके से नेगोशिएशन से उसको खत्म कर दिया, और आज वही आयरलैंड जो है अभी भी यूके का हिस्सा है। तो मैं ये कहता हूं कि इवन इंडिया में देख लें कितने इस किस्म के बगावत हुए, सिख जो है खड़े हुए, गोल्डन टेम्पल पे हुआ हमला। लेकिन सर आलम बरोगी साहब, एक चीज़ है कि हमने देखा कि जब भी अंदरूनी कोई बगावत होती है, जैसे आपने भी एग्जांपल दी कि भारत के अंदर, और अगर भारत के अंदर अगर सिखों की जो इस वक्त एक मुखालफत चल रही है खालिस्तान के हवाले से, कमेटियाँ भी बनाई जा रही हैं, लेकिन सर उसको वहाँ पर भी ओवरकम नहीं किया जा सका अभी तक। उस मसले को बजाय इसके कि कम किया जा सके, वो मसला जो है वो इंटरनेशनली उसको जो है वो एक वक़्त मिल गई है और वहाँ पर जो बगावत चल रही है। सो अगर हम बलोचिस्तान की बात करें तो सर इस हवाले से तो क्योंकि हमने देखा कि कमेटियाँ भी बनी, नवाज शरीफ साहब ने बनाई, मुशर्रफ साहब ने बनाई थी उस वक्त कमेटी, और नवाज शरीफ साहब ने जो कमेटियाँ बनाई थी उसमें तो वो मुख्तलिफ किस्म के लोग भी शामिल थे और वो स्पेशली बनाई भी बलोचिस्तान के हवाले से थी। लेकिन सर फिर सवाल वही आ जाता है कि ये फिर कमेटियाँ भी बनाई जाती हैं, इसके ऊपर काम तो किया जाता है, लेकिन आगे स्मूथली क्यों नहीं चलता? इसका क्या, इसमें कौन सा गैप आता है? यही तो मैं सवाल मैंने किया कि जनरल मुशर्रफ के जमाने में जो कमेटी थी, दिस वाज कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट उन्होंने दिया था, रिकमेंडेशन दी थी, तो उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? असल बात जो मैं बता दूं आपको, बलोच क्या चाहते हैं? बलोच पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे और कभी भी नहीं। अगर ऐसे होता तो ये बताइए कि सरदार अताउल्लाह मेंगल या गौस बख्श जो खाना अफकलात की मजलिस में या नेशनल असेंबली में उस वक्त मौजूद थे, उस बंदे ने या खैरबश मरी ने, जिसके अब भाई भतीजे जो हैं ऐसे बगावत में शामिल है, वो सब ने मिल के नेशनल इलेक्शन क्यों लड़ा और उसी इलेक्शन के तहत कामयाब होकर उन्होंने हुकूमत क्यों बनाई? ठीक, सिर्फ बात 73 की बात कर रहा हूँ। देखिए, मिस हैंडलिंग अपनी जगह पे। बलोच सिर्फ ये चाहते हैं कि जो रिसोर्सेज बलोचिस्तान से पैदा होती हैं उस पे कम से कम बलोचों को ओनरशिप का हक दिया जाए। ओनरशिप से मतलब यह है कि उन पे उसके रिसोर्सेज उनके दस्तरस में हों, या ये है कि जो जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने मुकर्रर किए हैं कि जो चीज जहां से निकलती है उसका 70% पहले वहां के मकामी लोगों पे खर्च किया जाता है, तो या उनको दिया जाता है। तो इस किस्म का ये इस फ्रेमवर्क में जो है ना, वो कहते हैं कि हमें ओनरशिप दी जाए। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि सुई गैस जो है 52 से जो है ना वो इस्तेमाल में हो रही है। मुझे ये बताइए, हमने उस पे 2 कारपोरेशन बना दिए, उसमें हजारों किस्म के जो है ना मुलाजिम हमने 16 ग्रेड से लेके 17, 18, 20 ग्रेड तक रखे हुए हैं। क्या क्या उनको तनख्वाहें देते हैं। आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि कोई उठा के ये इनकी सिर्फ स्ट्रेंथ से मुझे 10 बलोच दिखा दे कि ये भी इस पोजीशन में रखे गए हैं। सुई के मकाम यानी सुई नार्दरन और सुई सदरन गैस में, तो मैं इसी आपके यानी टीवी से जो है ना मैं पूरी कौम से न सिर्फ माफी मांग लूंगा, बल्कि मैं यानी सवाल पैदा होता है कि बलोचिस्तान में देखिए अभी तक पूरे कोटिया को सुई गैस मुयसर नहीं है। जब हम 79 में सिविल सर्विस एकेडमी में थे तो इस पे एक ग्रुप डिस्कशन हुआ था और हमारे जो ग्रुप डायरेक्टर जो थे वो एक पुराने सीएसपी अफसर थे जो फैसलाबाद में भी कमिश्नर रहे, बाद में सीडीए के भी चीफ रहे। वो हमारे प्रिजाइड कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा जी आप वहाँ सुई गैस क्यों नहीं देते बलोचिस्तान में अगर शोरश है या कंप्लेंट है? तो वो कहते हैं जी पहाड़ी इलाका है तो वहां तक पाइप नहीं जा सकते। मैंने जवाब दिया जी अंग्रेज ने अपनी जरूरत के लिए वहां रेलवे लाइन बिछा दी और आप जो है वहां तक सुई गैस पाइप लाइन बिछा नहीं सकते। आप रेलवे के साथ साथ बिछा दे, बात खत्म हो गई। बिल्कुल। तो ये चीजें जो हैं फायदा काउंट करती हैं। आप उनको अब देखें, आप रिको डिको का मिसाल ले लें या सेंडक का ले लें। ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया।
सर इसी को मजीद हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और नाइला साहबा से जानने की कोशिश करेंगे। नाइला साहब, आपका यही पॉइंट था कि जो वहाँ की आवाम की महरूमियाँ हैं उनका अजाला नहीं किया जाता, उनको सुना नहीं जाता, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है अगर उनको ज़ेर बहस लाया जाए तो शायद मामला इतने आगे ना बढ़ें और इस तरह की जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ उसमें कमी आए। और वही सर का भी पॉइंट था। सो हमने ये देखा कि इससे पहले भी बड़ी कम्प्रिहेंसिव किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो आई हैं, चाहे वो जनरल मुशर्रफ के दौर में हो, फिर नवाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई और सब कुछ किया। सो इसमें अब फिर फेलियर क्या है कि मुकामी लीडरशिप की यहाँ पर कमज़ोरी है कि वो अपने लोगों को इंगेज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से तो कमेटियाँ बनाई जा सकती हैं, यहाँ से तो चीज़ें स्मूथली लेके जाई जा सकती हैं। अभी तो हमने रिसेंटली अभी जो बजट पेश किया गया 2024-27 का, उसमें भी हमने देखा कि बलूचिस्तान के बजट में कोई कटौती नहीं थी, बाकी सूबों के बजट में कटौतियाँ भी की गई थी। सो वो महरूमियाँ बेसिकली क्या है, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उसमें वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनको कैसे इंगेज किया जाए कि वो इन चीज़ों को हाईलाइट करने में गवर्नमेंट की मदद करें? ये आपका बड़ा अहम सवाल है, पर इसका कोई आसान जवाब नहीं। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी फरमाया और आलमरोही साहब ने भी फरमाया कि ये मसाइल कोई आज के नहीं है, पुराने हैं, और क्योंकि इग्नोर किए गए, निगलेक्ट किए गए, तो वो पेचीदा तरीन होते गए और उस पर फिर जो इंटरनेशनल एक्टर्स आ गए, उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए। जैसे आई टोटली एग्री कि मुझे कोई वो हैरत नहीं होगी अगर हम कहें कि CIA, मोसाद और ये रॉ और बहुत सी एजेंसियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं जो ना सिर्फ सियासी एजेंडा बल्कि इकोनॉमिक एजेंडा भी है। बिल्कुल। वो उसी पे खिलाफ क्यों है, UAE को क्यों तकलीफ है कि गवादर अगर डेवलप हो जाता है। और अगर देखें कि वो क्या शहर है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ हमें मरने का शौक भी था। कुछ इस किस्म की बात होती है कि दुनिया ने भी कोई आपके साथ मोहब्बत का इजहार ज़्यादा नहीं किया और हमने भी कोई अपनी दानिशमंदी का इस्तेमाल नहीं किया, मुजाहिरा नहीं किया। जो रंजिशें हैं वो मज़ीद बढ़ती गई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मज़ीद डीपन होती गई। और अगर इन्हें वक्त में ही एड्रेस उसी तरह कर लिया जाता तो शायद ही इतने गंभीर ना हो जाते। इस वक्त एक तो आपका इंटरनल इशू है, ये नहीं हम कह सकते कि इनको बिल्कुल निगलेक्ट किया गया, गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग, लेकिन एक तो ये कि जो सॉल्यूशंस थी वो बड़ी शॉर्टकट और सुपरफिशियल थी, इसलिए उनकी डेप्थ जो है वो रिजल्ट्स नहीं आए। दूसरा ये कि इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग भी जारी है और अमेरिका इजराइल का, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का एजेंडा है, तो वो इस सारे खित्ते को डिस्टेबलाइज करने में बहुत जो है वो मसरूफ है। और उसका साथ जो है वो आपका ईस्टर्न नेबर यानी इंडिया भी कर रहा है। सो मतलब हालात बहुत पेचीदा हैं और हमें बहुत हिकमत से और बहुत तहम्मुल से और बड़ी मोहब्बत और खुले दिल से अपने लोगों से डील करना होगा। क्योंकि आप देखिए कि अब इनका जब ईरान को बाल्कनाइज करने की कोशिश की तो उनकी कोशिश थी कि कुर्दों को जो है वो इंस्टिगेट करें। कुर्द खिलाफ ईरान के नहीं खड़े हुए, वो एजेंडा फेल हो गया। ठीक, आपके यहाँ खड़े हो गए क्योंकि वो उस तरह से उनमें वो सेंस ऑफ बीइंग स्टेक होल्डर्स नहीं थे। आई एग्री विद ब्रोहिता, अगर सुई गैस बलूचिस्तान से निकल रही थी तो वहाँ के अवाम को देते हुए आप आगे निकलते। ठीक, लेकिन उसमें जो लोकल लीडरशिप, जो आपके फ्यूडल लॉर्ड्स, जो आपके वडेरे, उनकी पॉलिटिक्स अब वो अपना एजेंडा अलग प्ले करते हैं। जहाँ तक रिसोर्सेज है, सारी दुनिया में ये कानून है कि जो रिसोर्सेज होती हैं वो नेशनल होती हैं। बिल्कुल। और फेडरल जो है वो यूटिलाइज करता है और वो फिर
एलोकेशन करता है प्रोविंसेस को, खासकर उस प्रोविंस जिससे वो रिसोर्स आ रही हो। ठीक। रिकोडिप की जो आप बात करते हैं, रिकोडिप में मसला क्या हुआ कि जब वो निगोशिएट किया गया रिकोडिप का जो बैरक गोल्ड के साथ हुआ था, तो वो फेडरेशन के साथ हुआ था, पहला जो मुआहदा हुआ, तो फेडरेशन ने उसको उस तरह से डील किया। फिर आपकी 18th अमेंडमेंट आ गई और सडनली आपने सारा कुछ जो है प्रोविंसेस को दे दिया विदाउट गिविंग देम द कैपेसिटी टू बी एबल टू गवर्न प्रॉपर्ली। बिल्कुल। और फिर इसमें लालच भी बहुत आ गई। मुझे खुद गोल्ड के लोगों ने कहा कि जी हमसे पूछते थे हमें जरा गोल्ड ब्रिक तो दिखाओ कि किस तरह की होती है। इस हद तक की वो उनसे लेने की कर रहे थे। बिल्कुल। और पूरा उनका रिकॉर्ड भी बनाया कि जब कोर्ट में जाएं तो वो बताएं कि आपके लोगों के अंदर की करप्शन कितनी ज्यादा है। बिल्कुल। तो इसीलिए कि हम दुनिया को भी इल्जाम दे सकते हैं, लेकिन हमें अपने गिरेबान में भी झांकना है। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि अपने गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत है। लेकिन बरियर साहब, ये आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली मैडम ने कहा कि ऑपरेशंस के साथ साथ जो है वो अंदरूनी तौर पर भी मामलात को देखना, पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। फिर नो डाउट हम देख रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर एक ग्रेट गेम हो रही है कि BLA भी है, उसमें फितनल हिंदुस्तान है, फितनल खवारिज है, और ये चीज़ें रिकॉर्ड्स के साथ, सबूतों के साथ इस वक्त मौजूद भी हैं कि पूरी दुनिया जानती है इसके ऊपर। और अब जो जब से बलूचिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान की तरफ से जो इन्फ्लुएंस है वो भी हमारे सामने मौजूद है। सर, इस तमाम तर सूरत हाल में हमने अभी ये देखा कि अभी जो रिसेंट एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, ऑपरेशन चौभान, सर इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि इस ऑपरेशन को स्टार्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? फिर क्या इस पर कोई मखसूस इंटेलिजेंस इतलात मौजूद थी, या फिर हालिया जो भी दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, जो हमले हुए हैं, फिर उसमें इस फैसले को करना नागुज़ीर था? क्योंकि अभी हमने देखा कि स्टेट की तरफ से एक क्लियर मैसेज भी कन्वे किया गया है कि अब ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आखिरी दहशतगर्द भी जो है वो वहाँ पर मौजूद होगा, तब तक ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। सो सर, इस हवाले से थोड़ी डिटेल्स बताइएगा। बात यह कि 6000 के करीब दुनिया की रिपोर्ट्स कहती है दहशतगर्द मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर, जो BLA, BRA, फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान। रशियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है, UNO की रिपोर्ट कहती है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो मैंने आपसे पॉइंट और अर्ज किया ना, कि जो चीजें तारीख के अंदर बरोही साहब ने बयान की, बिल्कुल ठीक है, तारीख में ये हुआ है और तारीख ही के मिस डूइंग का नतीजा है कि आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन वो तारीख एक मौके पे आके बेहतर हो गई थी। बिल्कुल। मैंने 1973 की 3 साल इंसर्जेंसी पूरी बलूचिस्तान में लड़ी है। अल्लाह, सराब, सोरू, खद्दर, डेरा बुख्ती, फजलचल, कहान, लोरलाई, इस सारी जगहों पे हम मौजूद रहे हैं। पूरा डिवीजन, पूरी एक डिवीजन था, एक कोर थी जो डिप्लॉयड थी, और उसका फाइनल ऑपरेशन एक शमालंग ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पे इनके लीडर अली गुल ठिंगियारी, गुलाम रसूल जिंगी, इन सब ने हथियार डाले थे। और भुट्टो साहब कोलू तशरीफ ले गए थे, उनके सामने हथियार डाले थे। उस जमाने की जो इंसर्जेंसी थी उसमें और आज की दहशतगर्दी में फर्क ये है कि वो इंसर्जेंसी सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड थी उन एरियाज तक जो शहरों से दूर थे। कोयटा वाज पीसफुल, मस्तुंग वाज पीसफुल, लोरलाई वाज पीसफुल, जोब वाज पीसफुल। असल में जिस वक्त बुख्ती को मर्डर किया गया है, वहां से आपके हालात जो हैं उन्होंने एक नया टर्न लिया। और आई पर्सनली फील के बुख्ती के मर्डर के बाद ये हरबी आरमानी, बरमदाद बुख्ती, अल्लाह नजर, वैसे तो आपको याद है कि इजराइल के अंदर डॉक्टर अल्लाह रजा इन्होंने एक एग्जाइल गवर्नमेंट बहुत अरसे से कायम की हुई थी। असल में जो अटेंशन हमारी पॉलिटिकल, परवेज मुशर्रफ के जमाने में आप किसी वक्त बजट एलोकेशन उठा के देखिएगा जो बलूचिस्तान को की गई थी, आप हैरान होंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर बलूचिस्तान का बजट जो वो लैप्स हो गया था, खर्च नहीं हुआ। बिल्कुल। मैसिव अमाउंट ऑफ एलोकेशन वाज मेड इन एजुकेशन सेक्टर, इन बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर। जुबैदा जलाल के कौन थी जो मिनिस्टर थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब उसके ऊपर मैं तनकीद नहीं करना चाहता,
क्योंकि उसके बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं कि जो पैसा एलोकेट बलूचिस्तान में हुआ था, क्या वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च हुआ, नहीं खर्च हुआ तो कहाँ गया। खंदक के जो चेयरमैन, खंदक जो रन करती है जहाँ पे लोग बैठे हुए, वो आपके पुराने सेनेट के चेयरमैन रहे हैं, जिन क्या नाम है उनके, जो बलूची थे जिनको अपॉइंट किया गया था, वो संदक के ऊपर उनकी फैमिली कंट्रोल करती है। तो हमारी जो पॉलिटिकल मिस गवर्नेंस की मैसिव प्रॉब्लम है, आप सोच नहीं सकते कितनी प्रॉब्लम्स है। लैक ऑफ अटेंशन, तवज्जो नहीं दी गई, लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया। हालांकि अब आप ये देखिएगा, एक चीज को गौर कीजिएगा, ऑपरेशन शबान की जरूरत क्यों पड़ी। बलूचिस्तान से लड़के पढ़ने के लिए आते हैं, सीटें हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी भी है, अगर अब लाहौर की मिसाल रहे, यूईटी भी है, बाकी यूनिवर्सिटीज में है, वहां से वो इस नाम से आते हैं कि उनका नाम है मोहम्मद इमरान, मोहम्मद समी, जरिया खान। अब यहाँ पर जो इन यूनिवर्सिटीज में, एक तो आपको याद होगा कि इजराइल ने एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया था जिसको मिडल ईस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते थे, वॉशिंगटन में था। वहां एक उन्होंने एक्स मोसाद के लेफ्टिनेंट कर्नल को हायर किया था, और उसका बुनियादी मकसद बलूचिस्तान के ट्रेंड को स्टडी करके बलूचिस्तान के तालीमी अदारों में पैसा फेंक के वहां पे यंग माइंड्स को अपना मिसगाइड करना था। और इसका नतीजा आपने देखा कि आज आपकी जो दहशतगर्दी की जो इन्वॉल्व लोग हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। तो कहाँ थी वो हुकूमत जो देख रही थी कि बलूचिस्तान बुलान मेडिकल कॉलेज में, बुरहान यूनिवर्सिटी में, मस्तूंग यूनिवर्सिटी में, मस्तूंग के कॉलेजेस में एंटी पाकिस्तान लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, चाहे बरोही जबान में पढ़ाया जा रहा है कि दूसरी। लेकिन हमारे यहाँ आप यकीन कीजिए कि इतना मैसिव इग्नोरेंस है जिसकी वजह से आज आप इस जगह पे खड़े हुए हैं। आज तक कोई नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव अगेंस्ट दी बलूचिस्तान की महरूमियां और ये चीजों के खिलाफ आपने डेवलप करके लोगों को राइट फ्रॉम दी कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से बच्चों को एजुकेट किया कि आपको जो चीज बताई जा रही है वो गलत है। बिल्कुल सर, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट हाईलाइट किया है कि इसको हमने, फिर यही बात है कि हम तो यही सुनते हैं कि ये महरूमियाँ हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ ये भी बताना कि इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कितनी की है और इसकी रूट कॉसेस क्या है, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या तैयार कर रहे हैं और किसको सामने ला के बिठा रहे हैं। बरोही साहब, हम आपकी तरफ आएंगे और हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि ऑपरेशन शुबान जिसका स्टार्ट हो चुका है, सर मासी में भी कई ऑपरेशंस किए गए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त ऑपरेशन थे, ज़रबुल अज़्ज़ था, रद्दुल फ़साद भी था, और इस तरह के मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस थे वो किए गए थे। लेकिन सर ये बताइएगा, ये जो ऑपरेशन शुबान है ये सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई है, ये इसका जो टारगेट है वो उन सहूलतकारों की तरफ भी है जो मालियाती तौर पर नेटवर्क्स जो है वो उसमें मौजूद है, डेफिनेटली जो फाइनेंशियली सपोर्ट है, और उस फाइनेंशियल सपोर्ट को फिर कैसे हाईलाइट किया जाएगा। और अगर हम इस ऑपरेशन की कामयाबी पैमाना देखें तो सर आपके ख्याल में वो क्या हो सकता है कि दहशतगर्दों को हलाक कर देना बलूचिस्तान के अंदर, मतलब इसको हम कैसे देखेंगे कि ये फिर साथ साथ सियासी मफाहमत, फिर तरक्याती मंसूबे भी हैं, अवामी एतमाद की बाली, जो बार बार जिस पॉइंट को हाईलाइट किया जा रहा है कि अवामी एतमाद जो है वो नहीं है, इसके ऊपर अमली तौर पर काम हो रहा है या सिर्फ फिर अस्करी पहलू पर तवज्जो दी जा रही है। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा बरोही साहब। जनाब, पहले तो ये बताएं कि तारीख में देख लें, ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद हैं, जनरल साहब भी जानते हैं कि कौन सी ऐसी रिबेलियन है, बगावत है किसी मुल्क में जो अस्करी लिहाज से या जो है किनेटिक जो है वो इससे हथियारों से हल हुआ। मेरे ख्याल में आज तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि जो है वो इस किस्म के मसले जो है वो फौजी ताकत से या कोएरिशन से या इस चीज से जो है ना हल हुए हैं। हमेशा उस मुज़ाकरात से हल हुए हैं, टेबल पे बैठ के बातचीत की है, कुछ लिया है कुछ दिया है और एक दूसरों पे इस तरह रिकनसाइल हुआ। तो बलूचिस्तान का मसला भी इस तरह हल हो सकता है, लेकिन आप सारे दहशतगर्दों को मार दे, ठीक है। आपको याद होगा कि खुददार से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर वहां से 200 के करीब जो है ना आधा दफन की हुई लाशें मिली हुई थी। वो किसकी थी? वो भी यही इलाके की थी, बलूचिस्तान के लोगों की थी। किसने उनको मारा और किसने वहां उनको दफन किया,
अब हम बलूचिस्तान के लोगों से कैसे उनको क्या जवाब हम दे देंगे कि ये किसकी कार्रवाई थी। तो ये चीजें जो तलखी जो है वो अक्यूमुलेट होकर जो न एक किस्म की जो न आतिफिशा की तरह फिर भड़क उठती है। तो अब सिर्फ ये है कि इनको आप अपने साथ बिठाएं। देखिए मैं एक चीज बताऊं कि आज आप ऐलान कर दें कि बलूचिस्तान में जो है इनके गवर्नमेंट बना लेते हैं हम, और कौमी इलेक्शन जो है ना फेयर एंड फ्री इलेक्शन आप करवाएं, जो भी कौमी वहां के लीडर हों, प्रोविंशियल लीडर्स कामयाब हों, उनको हुकूमत दे दें, तो आधा मसला आपका हल हो जाएगा। इसमें आपको पता पड़ेगा कि असल लीडर कौन है वहां पे। आप लोगों ने लाके पता नहीं कैसे किन किन को बिठा देते हैं वहां के ऊपर, उनको पता ही नहीं होता कि बलूचिस्तान का मसला क्या है और इसको किस तरह हल करना चाहिए। और नंबर 2 ये चीज भी मैं आपको बता दूं, मैंने पहले जिक्र किया कि उनको जो वहां से रिसोर्सेज निकलते हैं कानून के मुताबिक, बलूचिस्तान के लोगों को आइन के मुताबिक जो उनका हक है वो उनको दिया जाए। और फिर आप उठा के देख लें, डेटा उठा के देख लें बलूचिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट में कितनी यानी उनके कोटा की सीटें जो है ना खाली पड़ी हुई हैं, और बलूचिस्तान के लोगों को क्यों नहीं देते। सवाल चाहे उनका 7% है या 6%। ठीक है सर, कि इनके रिसोर्सेज को जो है वो उनकी आवाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जिनका हक है उनको मिलना चाहिए डेफिनेटली। इसके ऊपर आपकी जी सर, कि उससे मसाइल हल हो सकते हैं। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी और यही जानना चाहूँगी कि डेफिनेटली जो मामलात है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, आलम बरोही साहब ने कहा, नाइला चौहान साहब मौजूद थे, उनका भी ये कहना है कि रिसोर्सेज जो है उसके ऊपर शायद स्टार्ट से एक इशू जो है वो क्रिएट किया गया। सर ये बताइएगा, आपके ख्याल में क्या बाकी इस बात से एग्री करते हैं कि रिसोर्सेज का इशू है कि जिस वजह से जितने भी हम देख रहे हैं बलोच नौजवान हैं, ये शिद्दत पसंद तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं, उनके ऊपर जो है वो ट्रस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ में भी इंक्लूड हो जाते हैं। सो ये वाला फेलियर कहाँ से आता है? सर ने भी कहा कि यहाँ से पढ़ के जाते हैं, हम उन्हें तालीम देते हैं, लेकिन बाद में जाके वो उन्हीं गिरोहों का हिस्सा बन जाते हैं। सो क्या उनको जो है वो वहाँ से निकालने के लिए, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऑपरेशन ज़रूरी है या कोई और हिकमत अमली करने की ज़रूरत है? सर देखिए, ऑपरेशन तो ज़रूरी है, इसलिए कि मैंने आपसे अर्ज किया ना, इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बुनियादी तौर पे उसमें जो बलूचिस्तान का हम बार बार महरूमी का नाम लेते हैं ना, ये इंटरनल मसला है, लेकिन इसको ट्रांसनेशनल पावर्स जो हैं उन्होंने इसको एक गलत तरीके से बलूचिस्तान के लोगों के अंदर पैसा दे के फीड किया है। ये जितनी भी लड़ाई हो रही है ये किसी भी तरीके से नजरिए की लड़ाई नहीं है, ना ये महरूमियों की लड़ाई है। जब अजीत कुमार डेविल जो है इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप लड़ रहे हैं दहशतगर्द ग्रुप, वो रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सेनरीज हैं, हम उनको पैसे देंगे और लड़ाएंगे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे बरोही साहब ने लाशों का जिक्र किया, तो आप ये याद रखिएगा कि कल जो 21 लोग शहीद किए गए हैं जियारत में, पुलिस स्टेशन से अगवा करके, वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो नहीं मारा उनको किसने मारा है? जो कल जो लाशें रिकवर की गई हैं पहाड़ों से, वो किसने मारा है? दूसरी बात यह है कि जितने ये मिसिंग पर्सन है, परसों जिवैनी में हमला हुआ, एक मारा गया अब्दुल्ला बलोच, उसका मारंग लागो ने अपने जलसे में ये कहा था कि जी हमारे एक बड़े कारकुन है अब्दुल्ला बलोच, उसको सिक्योरिटी फोर्स से उठा के ले गई। जितने मिसिंग पर्सन जब पता चलता है मारे जाते हैं, उनमें से आधे मिसिंग पर, तो इट्स नॉट अ सिंपल थिंग जो आप देख रही हैं। ये इतनी नहीं है। अब जो लाशें मिलती हैं, आपको पता है मजदूर कितने कत्ल हुए हैं गवादर में, कितने पंजाबी मजदूरों को, कितने लोगों को मारा गया जो दहशतगर्दों ने मारा है, और उसके बाद जब वो मारते हैं तो उनकी लाशें वहां फेंक के चले जाते हैं। सो इट्स नॉट अ सिंपल प्रोजेक्ट कि आप सिर्फ उसको महरूमी से लिंक करें। आप यकीन कीजिए, बलूचिस्तान सुई में कैडेट कॉलेज है, वहाँ आर्मी उसको रन करती है, वहाँ पे इतने सारे बच्चे आगे पढ़ते हैं जिनका पूरा का पूरा खर्चा जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त करती है। बलूचिस्तान से जितने बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं उनका खर्चा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त करती है, पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। आपने सोचना ये है कि वो लोग अगेंस्ट क्यों हो रहे,
There is an extensive, वो एक प्रोपेगेंडा है जो इन्हीं चीजों को हाईलाइट, इन्हीं चीजों को एक्सप्लॉइट करता है, जिसमें आप मारूफी का नाम लेते हैं, जिसमें आप हक का नाम लेते हैं। बिल्कुल। बात ये है कि मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अगर आप परवेज मुशर्रफ के जमाने का बजट उठा के देखें तो आपको पता चलेगा बहुत सारा बजट लैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि वहां के अपने जो सियासतदान हैं जो उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे, दे डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू स्पेंड दैट थिंग। बिल्कुल। ये कसूर किसका है? आज जो कुछ हो रहा है उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो बलूचिस्तान की सियासी हुकूमत है उसमें जो मेंबर है, कोई खारान से ताल्लुक रखता है, कोई सिब्बी से इलेक्शन ताल्लुक रहा है, कोई कहीं have they gone to their constituency and talked to their people? There is a need of a political initiative also, which is the responsibility of the political government. पंजाब में महबूब नहीं है, सिंध में बरोई साहब को पता बिल्कुल होगा। सर, बचा फरमाया आपने, यही बात है। और स्पेशली अगर हम आप नगर पार्कर में चले जाएं, आप उमरकोट से ऊपर चले जाएं, आपको पानी पीने के लिए मीलों ट्रेवल करना पड़ता है। बट वो सिंधी तो पाकिस्तान के साथ वो तमाम कर मतलब मैंने सिंध के तमाम डेजर्ट एरिया में नौकरी की है, राइट स्टार्ट फ्रॉम बदीन एंड गो अप टू अपना धोरो नारो एंड फजा अपना। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम चीजें हर रियासत में होती हैं। अमेरिका के अंदर जाएं, मुल्कों में आप लोग आपको सड़कों पे पड़े मिलेंगे, होमलेस पीपल है। बिल्कुल सर, बचा फरमाया आपने। तो कहने का मेरा मतलब ये, अगर ये चीजें हैं भी तो ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि इनकी एजुकेशन के लिए अगर आपको पता था कि दुश्मन इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है और एक दिन ये एक्सप्लॉइटेशन का फेज बनेगी, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ओवर अ पीरियड, जैसे बरोई साहब ने कहा कि अगर चौधरी शुजात साहब ने और मुशाहिद हुसैन साहब ने बड़ी अच्छी तजवीजें दी थी, बहुत अच्छी तजावीज थी, उनको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया? ये गवर्नमेंट की नाअहली है ना, फेडरल गवर्नमेंट। आज भी आपकी फेडरल गवर्नमेंट जब कोई इंसिडेंट होता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पहुंच जाते हैं, जब वो वहां से वापस आते हैं गालिबन उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल। बगीर साहब, मैं चाहूंगी क्योंकि क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और आप पे इसी पॉइंट से हम जो है क्लोजिंग की तरफ जाएंगे कि इस जो एक बयानिया क्रिएट किया जा रहा है कि वहाँ की आवाम जो है वो एहसास महरूमी का शिकार है, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि शुरू से अभी तक जितना ज़्यादा काम जो है वो बलूचिस्तान को अवेयर करने के लिए वहाँ के फंड्स के हवाले से देखा जाए किया जा रहा है, शायद ही किसी और प्रोविंस के लिए किया जा रहा हो, लेकिन फेलियर वहीं का वहीं है कि वहाँ की जो इंटरनल गवर्नमेंट्स है उनका उन्होंने जो एक स्पेस रखी है अवाम के दरमियान और अपने दरमियान, सो शायद यही उसका बड़ा फैक्टर है। लेकिन अब जो इस स्टेट की जानिब से ऑपरेशन शोबान के स्टार्ट किया गया है और अब यही कहा जा रहा है सिक्योरिटी ज़राए का कि आखिरी दहशतगर्द तक ये ऑपरेशन जो है ये जारी रहेगा। सो उम्मीद करते हैं कि ये ऑपरेशन इस दहशतगर्दी को जो है वो जड़ से उखाड़ने में मुआविन साबित होगा। इससे पहले भी जितने ऑपरेशन हुए हैं डेफिनेटली उन्होंने दहशतगर्दी को जो है वो उसका कला कमा किया है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है वो मिले हैं। सो ये भी दहशतगर्दों के लिए एक बड़ा ऑपरेशन और यकीनी तौर पर इसमें फतह होगी। और हमारे साथ जो आज के पैनलिस्ट मौजूद थे उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती रज़िया हमारे साथ शेयर किया। इसी के साथ नाज़रीन दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।